हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं 10 प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीए सेकेंड ईयर में है। तो आज के वीडियो जो है आर्थिक भूगोल यानी कि पेपर 1 बुक का नाम है आर्थिक भूगोल। इससे हमने 10 प्रश्न लिया है और सभी 10 प्रश्न जितने भी हैं, जितने भी मैं आंसर बताई हूँ इसमें आपको क्या-क्या हेडिंग लिखना है, कितना आंसर लिखना है, वो सभी मैं इसमें जैसे-जैसे बताई हूँ वैसे-वैसे आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि स्थानांतरण कृषि या फिर कहे कि झूमिंग कृषि, ठीक? तीसरा ये कहे कि स्थानांतरण कृषि प्रदेश। तो अगर कोई भी अगर स्थानांतरण कृषि की अगर बात आए, क्वेश्चन आए, तो आप वही प्रश्न लिखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले स्थानांतरण कृषि ये है क्या? तो स्थानांतरण कृषि जो है ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय कृषि प्रदेश के निम्न भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कृषि का स्वरूप जो है बहुत पुराना है। और इन प्रदेशों में ऊंचे तापमान और घनघोर वर्षा के कारण जो सघन वन प्रदेश पाए जाते हैं, तो इन्हें काट देने के बाद क्षेत्रों में फिर से घास फूस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। वर्षा भी बहुत अगर तेजी होती है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो पोषक तत्व बहकर नीचे की परतों में चले जाते हैं और जो भूमि है वहाँ की अनउपजाऊ होती है, अनउपजाऊ हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो इन क्षेत्रों में जो पहल फसलें अच्छी तरह से प्राप्त कर ली जाती है, लेकिन 2-3 वर्षों में भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो कमी होने लगती है। कृषि का उपज जो है निरंतर कम होती चली जाती है। उसके बाद यहाँ के जो निवासी हैं वो अपनी कृषि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, फेर-बदल करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ। तो जो स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरे जगह पे, वही हमारा होता है स्थानांतरण कृषि। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा स्थानांतरण कृषि, आप ये कभी नहीं भूलेंगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि हो रहा है, तो वहाँ पे स्थानांतरण कृषि बोला जाएगा। इस प्रकार की जो कृषि है वो दक्षिणी अमेरिका की अमेज़न घाटी में और मध्य अमेरिका की जाती है। एशिया में भारत की बात करें तो भारत और थाईलैंड कंबोडिया के भागों में ऐसी ही कृषि की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है वो विभिन्न स्थानों पर नामों से अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में झूम, एरका, पोंडा, जरा आदि ये सब, श्रीलंका में चेना, म्यांमार में तुंगया, जावा, मलेशिया में लंदांग, कांगो, अफ्रीका में फैंग और अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। तो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग इसका नाम है। कृषि करने की जो विधियाँ हैं, अब उसके बाद आपको हेडिंग देना है कि कृषि करने की विधियाँ, ठीक? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्थानांतरण कृषि। तो आपको स्थानांतरण कृषि ऐसे करके हेडिंग देना है। उसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे कि स्थानांतरण कृषि का मतलब होता क्या है? तो जो हमने बताया, वो आप उसको लिख देंगे, ठीक? उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आपको देना है कि कृषि करने की विधि। जो कृषि है उसकी करने की विधि क्या है? तो जो इस प्रकार की जो कृषि जो है, वो किन क्षेत्रों में शुरुआत की जाती है? इनका निर्णय कबीले के बुजुर्ग और अनुभवी लोग करते हैं। पहले वनों में एक ऐसे निश्चित क्षेत्र चुन लिया जाता था और फिर वहाँ जो वृक्ष जो होती है वहाँ उसको काट दिया जाता था और जहाँ वृक्ष अधिक लंबे होते थे वहाँ भूमि सामान्यतः अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उपजाऊ होती थी। तो भूमि के चुनाव कर लेते थे कि यहाँ पे कृषि होगा और जो वहाँ के वृक्ष होते हैं वहाँ को फिर झाड़ी जो भी होता है वो जला दिया जाता है। जैसे कि राख के माध्यम से मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे पोटास उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र जो हैं वो सामान्यतः 1 से 5 एकड़ तक के होते हैं और इन भागों पर तारो, रतालू, ज्वार, बाजरा, केले, ताड़, कोको ये सभी फल पैदा की जाती हैं। जब उस भू-भाग की जो उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, तो उस भूमि को क्षेत्र को छोड़कर और अन्य भू-भाग की खोज में वो लग जाते हैं और वहाँ फिर से उसी प्रकार के वृक्षों को ऐसे ठीक जलाएँगे, फिर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। तो इस प्रकार के एक दूसरे स्थान पर कृषि का स्थानांतरण होता रहता है। तो ये कृषि करने के वहाँ विधियाँ हैं ये। और उसके बाद हेडिंग आपको देना है कि स्थानांतरण कृषि की विशेषता है। कैसे जानेंगे कि स्थानांतरण कृषि है? तो इसमें सबसे पहला जो आपको हेडिंग देना है कृषि करने की विधियाँ के बाद स्थानांतरण कृषि की विशेषताएँ। तो वो क्या-क्या विशेषताएँ? चलिए देखते हैं। तो पहला ये है कि इस प्रकार की कृषि में फलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा और धान की कृषि भी प्रमुख से ही की जाती है। दूसरा ये है कि यह कृषि यांत्रिक साधनों द्वारा न होकर खुरपी की सहायता से की जाती है, क्योंकि वहाँ की जो जगह होता है ऊबड़-खाबड़ होते हैं। तीसरा ये है कि इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में कृषकों का जीवन स्तर बहुत निम्न कोटि का होता है।
चौथा ये है कि इस प्रकार की कृषि प्रदेशों में संपूर्ण वर्ष जो है अधिक वर्षा और तापमान रहने के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। प्रकृति की यह क्रिया सदैव चलती रहती है और इस प्रकार की कृषि जो प्रायः है आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न स्थानांतरण कृषि आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, तो इसका उत्तर है कि जो आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है वो भूतल पर भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण की जो पृष्ठभूमि में मानव की आर्थिक क्रिया है वो वितरण से संबंधित है। वैसे तो मानव की आर्थिक क्रियाएं संपत्ति के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित होता है, तो इस प्रकार का व्यापक अर्थ होता है। मतलब इसके अंतर्गत प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय संसाधन की सम्मिलित ये होती हैं। तो इस प्रकार की जो आर्थिक भूगोल की विशेष सामग्री है उसको 3 उपवर्गों में बाँटा गया है। तो एक पहला ये कि प्राकृतिक साधनों का अध्ययन, दूसरा ये कि मानवीय साधनों का अध्ययन, तीसरा कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। प्राकृतिक साधन जो है वो 8 है, ठीक? प्राकृतिक साधन की अगर बात करें तो वो 7 है और जो ये आगे की जो है ये मानवीय संसाधन अध्ययन, आर्थिक क्रियाएँ, ये आप अगले पढ़ेंगे, मतलब अगले ईयर्स पढ़ेंगे। तो आपको बस यही हेडिंग आपको इसमें, अब ये सेकेंड ईयर में है तो आपको बस यही इतना ही लिखना है। तो जो प्राकृतिक साधनों है इसका अध्ययन जो है वो 8 हैं। इसमें कौन-कौन आता है? पहला कि स्थिति, जलवायु, भू संसाधन, मिट्टी, जल संसाधन, 6 खनिज एवं शक्ति के साधन। जैसे मैं प्रश्न का आंसर बता रही हूँ ठीक वैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है या तैयार करना है। तो आप इसमें पहला हेडिंग देंगे कि स्थिति। तो इसके अंतर्गत किसी भी देश, प्रदेश या भूभाग की स्थिति जो है अक्षांश, स्थल, महासागर एवं ऊंचाइयों की अभिव्यक्ति होती है स्थिति में। उसके बाद आता है जलवायु। संसाधन के अंतर्गत सूर्य से मिलने वाली शक्ति और साधन के रूप में उनका उपयोग सम्मिलित है। उसके बाद आता है भू संसाधन। तो भू संसाधन का मतलब कि भूमि जो कृषि करने, उद्योगों एवं कारखानों को स्थापित करने, मकान बनाने के मार्गों के रूप में उपयोग की जाती है। उसके बाद मिट्टी, जिसके द्वारा कृषि की फसलों का और बागवानी का उत्पादन होता है और जो वनस्पति जगत और जगत को भोजन प्राप्त करती है वो मिट्टी है। उसके बाद है कि जल संसाधन। जल संसाधन का महत्व फसलों की सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग यानी कि मछली उद्योग, नौ परिवहन, न्याय परिवहन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में ये होता है जल संसाधन। उसके बाद है खनिजों। खनिजों के अंतर्गत धात्विक, अधात्विक खनिज और शक्तियों के साधनों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है कि वनस्पति एवं पशु संसाधन जैविक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। तीसरा जो है कि इसमें है कि स्वेज नहर और पनामा नहर, तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ, वो आप वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें पूरा आपको डिटेल से पता चल जाएगा। चलते हैं प्रश्न 4 पे कि मानव जीवन में परिवहन का महत्व। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कि मानव जीवन में परिवहन, ठीक? जो भी प्रश्न है इसी में आपका हेडिंग छुपा रहता है। तो क्या पूछ रहे हैं? मानव जीवन में परिवहन का महत्व। तो आप क्या लिखेंगे कि मानव जीवन में परिवहन का महत्व। कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, मानव जीवन में परिवहन या फिर महत्व भी उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो कि व्यक्ति, वस्तु एवं संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, ठीक? वो परिवहन होता है। यदि कृषि और उद्योग किसी देश में आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां मानी जाए तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की रक्तवाहिनी नसें मानना चाहिए। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था एवं विकास का आधार परिवहन के साधनों पर बहुत निर्भर है। तो परिवहन जो है कि जैसे कि परिवहन आप देखते हैं कितना हमारे लिए उपयोगी है, हम एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, समय से पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सारे ऐसी व्यवस्था है। हमारा आर्थिक जीवन जो है ऐसा बन गया है कि परिवहन के साधनों के अभाव में हमेशा आर्थिक संकट पड़ने की आशंका बनी रहती है। व्यापार, कृषि और औद्योगिक उन्नति इसी की सहायता से संभव है। इन्हीं से अत्यंत दूर के स्थान जो है, बहुत दूर के स्थान है, दूर के स्थान जो है वो अब थोड़े समय में ही पार किए जा सकते हैं। शासन प्रबंध, देश की सुरक्षा, वस्तुओं के नया बाजार, नवीन बाजार अब
एवं समृद्धि और समाज की दृष्टि से परिवहन का बहुत बड़ा महत्व स्थान है। 19वीं सदी के मध्य तक लगभग प्रत्येक देश में परिवहन के अच्छे साधन नहीं थे, इसलिए तब तक मानव समाज जो है वो कम विकसित रहा। मानवीय सभ्यता इन्हीं साधनों की उन्नति पर निर्भर है। इन साधनों की उन्नति के बाद सारा विश्व एक समाज, विशाल विपणन केंद्र या व्यवस्था के रूप में परिणत हो गया। अब निर्जन एवं छोटे-छोटे स्थान तक की वस्तु जो है वो किसी भी भाग में हो, उसे ले जाकर बेची जा सकती है। तो ये जो है मानव जीवन में परिवहन का महत्व है, जो कि आप उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न 5वें पे कि संसाधन संकल्पना या फिर कहें संसाधन की अवधारणा। संसाधन की संकल्पना जो मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, उसमें सहायक उपाय या वस्तुएँ संसाधन की श्रेणी में आती हैं। जिम रैन के अनुसार ये कहते हैं कि संसाधन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन और उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में संसाधन जो है वो मानवीय आवश्यकताओं को मतलब मानव की जो भी आवश्यकता हो उसको पूरी करती है। ये आवश्यकताएँ व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती है, मतलब अपने के लिए हो सकती हैं या फिर समाज के लिए भी हो सकती है। संसाधनों के द्वारा जो कि आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती हैं और एक उपयोगी तत्व है यहाँ, इसका एक गुण उपयोगिता है। जल, वायु, सूर्य प्रकाश, भूमि, वन, कोयला, मशीन, ये सभी जो भी है ये वस्तुएँ संभवतः ये सभी संसाधन हैं। मतलब कोई भी अगर हमारे काम आ रहा है, मान लो पेन, चाहे जो कोई भी हो जो हमारे काम आ रहा है, वही हमारे लिए संसाधन बन जाता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, तो हमारा संसाधन हो जाता है। संसाधन संबंध जो है वो मानव से है और ये संबंध कार्यात्मक होता है या केवल उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है। ये उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं या सामाजिक लक्ष्य होते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु हो, संसाधन तभी होती हैं जब वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो वो साधन हो। मतलब कोई भी वस्तु मानव के संदर्भ में अपने कार्यों द्वारा संसाधन हो जाती। कोयले का टुकड़ा अपने आकृति, रंग या संगठन के कारण या अपने अन्य किसी विशेषता के कारण संसाधन नहीं होता, बल्कि वो इसलिए संसाधन है कि इसे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस प्रकार के संसाधन में 2 गुण होते हैं, उपयोगिता एवं कार्यात्मकता। मतलब जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, ऊर्जा, मानव स्वयं एवं प्रविधियाँ सभी संसाधन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो संसाधन है, जो मनुष्य के काम आता है, हर वो चीज़ जो है, कॉपी, पेन, पेंसिल, मेज, मतलब सब कुछ जितने भी हैं, चॉक हो गया, कोई श्यामपट्ट पे लिख रहा है तो चॉक हो गया, तो वो हमारे लिए संसाधन हो गए। मतलब जो भी संसाधन, जो वस्तु है, वो अगर हमारे काम को पूरा कर देता है, तो वो संसाधन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संसाधन जो संकल्पना है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न 5वां, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 ये कह रहा है कि वान थ्योनेन की कृषि भूमि उपयोग की अवस्थिति के सिद्धांत की विवेचन कीजिए। तो आपको हेडिंग देना है वान थ्योनेन का स्थापन सिद्धांत। तो इसके बारे में पहले लिखेंगे कि आखिर वान थ्योनेन का स्थापन जो सिद्धांत है वो क्या है। तो जर्मनी के जो विश्वविख्यात कृषि भूगोलवेत्ता ने कृषि प्रदेशों का अंकन कृषि में किए जाने वाले जो उन कार्यों की पद्धति के आधार पर करने का सुझाव दिया, जो कि स्थानीय बाजार से दूरी और फार्म में प्रयुक्त साधनों के आधार पर निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से ये पद्धति जो है वो बाजार से निकटता, कीमतों व वहीने भार की स्थिति के आधार पर निश्चित होती है। 19वीं सदी के प्रथम में अर्ध में 1826 वान थ्योनेन एक भूगोलवेत्ता थे, ठीक? वो जर्मनी के रोस्टॉक शहर के पास मैक्लेबर्ग में एक फॉर्म रखते थे। वान थ्योनेन ने ये स्थापना उनकी जो विचारधारा है वो सूत्रपात किया था कि कृषि जो कार्य है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, इसलिए हमें इसे स्थानीयकरण की समस्या एकदम सरलता से नहीं दिखाई नहीं देती, ठीक? जबकि वास्तविकता यह है कि किसी उद्योग की जो भांति की तरह जो कृषि भूमि उपयोग को भी अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इस दिशा के सर्वप्रथम जो वान थ्योनेन है, जॉन हेनरीज वान थ्योनेन, ये 1826 में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और भूमि उपयोग प्रतिरूप से प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसकी तुलनात्मक में लाभ के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया। वान थ्योनेन एक जर्मनी विद्वान थे और वो मैक्लेबर्ग में
टेलू कृषि फार्म के मैनेजर 1810 ईस्वी में बने, जहाँ रहकर उन्होंने किसी उद्योग की तरह कृषि लागत और उत्पादन की विभिन्न जानकारी का फिर अध्ययन किया। ठीक, उन्होंने अपने प्रयासों से एक विशेष प्रकार से परस्पर संबंध को ढूंढ निकाला, जो कि तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर वो आधारित था। इसके अनुसार जो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले जो कारक में जो दूरी सबसे प्रमुख कारक है, बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो भूमि उपयोग स्वरूप में अंतर आने लगता है। तो वान थ्यूनेन जो है वो अपने मॉडल के निम्नलिखित में शब्दावलियों का प्रयोग किया, शब्दावलियों का। इसमें पहला ये है कि आर्थिक लगान। ठीक, आर्थिक लगान किसको बोलेंगे कि वह वस्तुतः सापेक्षिक लाभ जो कि किसी फसल को बाजार के समीप की भूमि जो है उगाने से प्राप्त होता है। मतलब बाजार के समीप ही जो भूमि है उस पे उगाने पे जो प्राप्त होता है जो भी फसल। ठीक, उसके बाद दूसरा ये है कि लगान शून्य भूमि। इसका मतलब क्या कि लगान शून्य भूमि, जो शून्य भूमि वो है जो सीमांत और जिससे फसल जो है उत्पादन से कोई लाभ ही प्राप्त ना हो, तो ज़ीरो रहेगा ही। उसके बाद आपको हेडिंग देना है कि सिद्धांत की मान्यताएँ। ठीक, वान थेनन सिद्धांत आप समझे कि वो जर्मनी के ये भूगोलवेत्ता थे। तो उसके बाद आपको आर्थिक लगान लिख देना है, फिर लगान शून्य। आर्थिक लगान के मतलब कि जो बाजार के समीप जो भी उगते हैं फसल, उसको आर्थिक लगान कहेंगे। और लगान शून्य मतलब फसल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हो, तो वो शून्य भूमि कहलाएगा। उसके बाद सिद्धांत की मान्यताएँ जो हैं उसमें देख लेते हैं कि क्या-क्या है। तो उसमें जो उनकी जो सिद्धांत की मान्यता क्या-क्या थी, तो पहला ये है कि वान थ्यूनेन ने मतलब एकाकी प्रदेश की कल्पना की जिसकी अन्य भागों से कोई संबंध ना हो। ठीक? दूसरा ये है कि इस एकाकी प्रदेश में केवल एक बड़ा नगर हो जो पूरे प्रदेश की वस्तुओं के लिए एकमात्र नगरीय बाजार हो। तीसरा ये है कि इस एकाकी प्रदेश में धरातल समतल हो और जलवायु मिट्टी की उत्पादकता एक समान हो और कृषि फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हो। चौथा ये है कि केंद्रीय नगर के अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में गाँव की आबादी हो, ग्रामीण आबादी अधिकतम लाभ प्राप्ति की इच्छुक हो और नगर में मांग के अनुरूप फसलों की किस्मों में फेरबदल करने के सक्षम हो। पाँचवा ये है कि पूरे प्रदेश में उत्पादन एवं परिवहन लागत समान हो, साथ ही कृषि उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भर भी हो। और 6 है कि परिवहन लागत दूरी एवं भार के अनुसार निश्चित हो। सातवाँ ये है कि प्रदेश में यातायात साधन के लिए केवल घोड़ा गाड़ी ही उपलब्ध हो। तो ये 7 इनकी सिद्धांत की मान्यताएँ हैं। नगर के जो शहर जो हैं, उनके निकट जो प्रथम खंड में केंद्रीय नगर की और उसका समीपस्थ क्षेत्र स्थित है, इसमें साग-सब्जी और दूध उत्पादन होगा क्योंकि ये शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं और दूर स्थित होने पर परिवहन व्यय भी अधिक होगा। तो इस वृत्तखंडकार का विस्तार नगर की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यदि इन वस्तुओं की मांग अधिक है, तो पेटी का विस्तार अधिक होगा। द्वितीय खंड की बात करें तो उसमें ईंधन, लकड़ी और इमारती लकड़ी का उत्पादन होगा क्योंकि लकड़ी भारी होती है, जिससे अधिक दूर तक ले जाने में परिवहन व्यय अधिक होगा। तृतीय खंड की बात करते हैं, इसमें अनाज होगा। इसमें सघन कृषि की जाएगी। कहीं भी धरती जो है कहीं भी पड़ती भूमि नहीं छोड़ी जाएगी। चतुर्थ खंड की बात करें तो जितनी भी कृषि प्रणाली है वो अनुत्पादन होगा हर क्षेत्र में विस्तृत मतलब और परती भूमि भी होगी। पाँचवें खंड की अगर बात करें तो इसमें अन्न उत्पादन होगा, लेकिन इसमें परती भूमि का प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसके बाद पश्चिम खंड की बात करें तो इसमें पशुपालन होगा और इसमें पशुचारण हेतु चरगाहों की व्यवस्था होगी। तो इस जो अलग प्रदेश में बढ़ती दूरी के साथ अलग-अलग पेटियों में विभिन्न फसलों का उत्पादन परिवहन लागत के अनुसार निर्धारित होगा। किसी भी फसल का उत्पादन नगर के अधिकतम उतनी दूरी तक होगा जहाँ तक कृषि को प्राप्त होने वाले लाभ शून्य या अधिक हो। तो इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जहाँ पर पी जो है वो प्रॉफिट यानी कि लाभ, वी है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और ई है कि एक्सपेंस इन द प्रोडक्शन उत्पादन लागत और डी टी जो है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वान थ्योरन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है, इससे ज़्यादा डीपली आपको नहीं लिखना है। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न 7वें पे। वन संरक्षण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए।
वनों से जो दुरुपयोग या क्षति से वनों का संरक्षण संरक्षण, ठीक, आपको हेडिंग देना है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि दुरुपयोग या क्षति से सुरक्षा के लिए वनों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। इसमें जो पहला आता है कि वनों से लकड़ी काटने के साथ साथ वहाँ पर कटे हुए वृक्षों के स्थान पर वृक्ष लगाना अनिवार्य होना चाहिए। इससे वन संपत्ति अछूत बनी रहती है, ठीक। ये पहला कारण है वन क्षरण। दूसरा जो आता है कि वनों से वृक्षों को काटने के बाद उसे प्राप्त लकड़ियाँ जो हैं उसको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए उनको टुकड़े या चिराई इस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि लकड़ी का कोई भी भाग व्यर्थ ना जाए, ठीक। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वनों के संरक्षण के अंतर्गत जो वनों में आग के विस्तार जो होगा वो रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक तरफ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आसपास के लोगों को में जागरूकता लाना चाहिए और दूसरी तरफ अग्नि रक्षा पथ एवं अग्नि अवरोध यानी कि रोकने के लिए पथ की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पथ क्रमशः वन की सीमाओं पर वन के बीचों बीच गलियारों के रूप में वृक्ष एवं वनस्पति विहीन होते हैं जिससे कि आग का प्रसार नहीं हो पाता है। एक जैसे कि बीच में अगर रहे तो इधर से जो आग जो होगा वो दूसरी साइड नहीं जाएगा, दूसरी साइड अगर लगे तो पहली साइड नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद हम तीसरे में ये लिख सकते हैं कि वनों से लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए। मतलब वनों से केवल ऐसे वृक्ष को ही काटना चाहिए जो कि काटने लायक हो, जिसका विकास संभव नहीं है। ऐसे वृक्षों को निकाल देने से जो आसपास के जो विकासशील जो वृक्ष है वो अधिक स्थान से उगता है एवं जल की आपूर्ति होने लगती है और उसका विकास बहुत तेजी से होता है। उसके बाद चौथे है कि वृक्षों में लगने वाले बीमारियां, कीड़ों, दीमक, ये सभी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध होने चाहिए। वायुयान द्वारा कीटनाशक दवाइयों का समय समय पर छिड़काव इसका सबसे अच्छा उपाय है। वृक्षों में रोगों का व्यापक प्रसार होने पर उन्हें काट डालना ही सबसे अच्छा होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 पे कि प्रशांत महासागर मार्ग। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर है वो पूरे पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है। किसी निश्चित समय में अटलांटिक महासागर की तुलना में इस महासागर में बहुत कम जलपोत दिखाई देते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रशांत महासागर जब परिवहन 20वीं सदी में बहुत घट गया। विश्व के इस विशाल महासागर में ये जो प्रशांत महासागर है वो मतलब सबसे बड़ा महासागर है। परिवहन में कम होने के अनेक कारण हैं जिसमें कि कुछ प्रमुख निम्न है। इसमें पहला ये कारण है कि यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट या सुदूर पूर्व के मध्य होने वाले व्यापार के लिए प्रशांत महासागर के अत्यधिक फैले होने के कारण सागरीय जलपोत को न्यूनतम दूरी वाला मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। दूसरा ये कारण था कि प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और मध्य में ऐसे बड़े द्वीप भी नहीं हैं जहाँ पर ये जलपोत मार्ग शुरुआत या समाप्त हो सके और पश्चिमी यूरोप की समुद्री प्रक्रियाएं के केंद्र के जो विपरीत ये स्थित है। तीसरा ये कारण है कि इस बड़े महासागर के बेसिन के चतुर्विक्त अधिकांश भाग में ऊंची पर्वत श्रेणियाँ तट के समीप फैला हुआ है जिसमें कि कृषि योग्य भूमि की कमी है। सुदूर पूर्व को छोड़कर मानवीय आर्थिक प्रक्रियाओं के विशाल क्षेत्र महासागर जो है प्रशांत महासागर जो है वो विपरीत दिशा की ओर ये उन्मुख है। कैलिफोर्निया में प्रशांत तटीय उत्तरी पश्चिमी भाग में जनसंख्या के पुंज महत्व में ये क्रम अत्यधिक गौड़ है। चौथा ये है कि विश्व के 2 विशाल एवं महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों में से कोई भी प्रशांत महासागर के समीप नहीं है। प्रशांत महासागर एक महत्वपूर्ण मार्ग जापान मुख्य द्वीप के दक्षिण तट पर स्थित याकोहिमा, कोबे एवं ओसाका बंदरगाहों को जाता है। ये मार्ग जो है उत्तर अमेरिका की ओर 2 शाखा में बढ़ जाता है। पहला ये कि पगेट साउंड के बंदरगाहों को और दूसरा जो है कि सैन फ्रांसिस्को एवं आगे लॉस एंजल्स तक ये जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हवाई द्वीप की कि जो हवाई द्वीप है ये जो प्रशांत महासागर है ये यहाँ का जो है चौराहा कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण मार्ग के उत्तर की ओर छूट जाता है क्योंकि पर्याप्त न्यूनतम वृहद वृत्त जो है वो मार्ग प्रशस्त नहीं किया जाता है जबकि कि कैलिफोर्निया एवं जापान के जो मध्य जो बीच हवाई से होकर मार्ग की दूरी जो है वो लगभग 3000 किलोमीटर बढ़ जाता है।
पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो मध्य जो बीच इस मार्ग से माल परिवहन बहुत ही असंतुलित है, क्योंकि पूर्व की अपेक्षा मतलब पहले की अपेक्षा पश्चिम की ओर जाने वाला जो माल है वो अधिक होता है। तो इस असंतुलन के कारण जो पूर्वी देशों में अमेरिकी भारी सामानों की ये मांग है। तो ये हमारा रहा प्रशांत महासागर, जो आप जान चुके होंगे। अब हम आते हैं प्रश्न 9 पर कि ओपोक ओपेक ओपीईसी या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का वर्णन। जो पेट्रोलियम की बात निर्यातक की बात होती है देशों में, तो उसके संगठन क्या है इसके बारे में वर्णन करना है। तो इसको आप सुन लीजिए, मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है कि जो ओपीईसी जो है यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, तो इसमें जो है कि विश्व के महत्वपूर्ण खनिज तेल निर्यातक देशों जैसे कि अल्जीरिया, गैबन, हिंद एशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुला, बहरीन और मिस्र ने विश्व बाजार में खनिज तेलों के मूल्य को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए खनिज तेल के उत्पादन और उसमें निर्यातक की मात्रा पर परस्पर सहमति से प्रतिबंधित कर दिया। जब सन 1960 के बाद वर्षों में विश्व के जो खनिज तेल की मांग बढ़ी, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, तो खनिज तेल उत्पादक देशों में अमेरिका मुद्रा जो है वो डॉलर के संग्रह में प्रवृत्ति में तीव्रता है, जिसके बाद जिस पेट्रोल का मूल्य 1966 में 72 के जो बीच था वो था $2 प्रति बैरल रहा, और वहीं खनिज तेल जो सन 1973 में $30 प्रति बैरल हो गया। जब किसी भी देश दो देशों या देशों में मतलब लड़ाई होती है, तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाती है। अगर वहाँ से कुछ भी अगर आता हो तो वो उसको बहुत महँगा हो जाता है। जैसे तेल हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें वो पूरा मतलब महँगा हो, क्योंकि उसका देश काफ़ी नुकसान में चला जाता है, तो इसलिए जो भी चीज़ें उसके पास बची रहती हैं वो बहुत ही कीमती हो जाता है, तो इसलिए वहाँ महँगा हो। जैसे कि आज के समय में युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो वहाँ काफ़ी अब जो है वहाँ ह्रास हो गया है उस देश का। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो तेल या जो कुछ भी होगी बहुत ही महँगा होगा। तो ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि पारस्परिक समझौते के माध्यम से हर देश की जो खनिज तेल है वो उत्पादन निर्यातक का कोटा निर्धारित कर दिया गया। वर्तमान समय में यह संगठन जो है वो अनेक विसंगतियों के कारण शिथिल होता जा रहा है। मतलब यहाँ जो पारस्परिक द्वेष एवं वैमनस्य के कारण जो ओपेक के सदस्य जो हैं वो देश कोटा पद्धति का पालन कड़ाई से नहीं कर रहे हैं। और यही नहीं, जो ईरान इराक की जो बीच में जो लंबी समय तक चल रहे युद्ध ने इस संगठन की शक्ति की ओर भी छेड़ कर दी। इसी कमजोरी के बाद खनिज तेल की कीमत जो है वो कम होकर $13 प्रति बैरल तक हो गई। इसी बीच इराक का जो द्वारा कुवैत पर आक्रमण और साथ ही साथ जो अरब देशों के मध्य जो पारस्परिक तनाव है वो इस संगठन को संकट में डाल दिया। और इराक कुवैत के मध्य युद्ध की समाप्ति के बाद कुवैत में खनिज तेल उत्पादन समान हो गया वहाँ का। उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद इराक में खनिज तेल का उत्पादन सामान्य नहीं हो पा रहा है। तो ये था ओपीसी यानी कि ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न 10 की वन संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि वन संसाधन। ठीक, वन संसाधन मतलब कि जो वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, जो मनुष्य की हर कामों में बहुत सारे कामों में प्रयुक्त होती हैं। औद्योगिक लकड़ी के मुख्य उत्पादक देश है क्रमशः सोवियत संघ, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अ, उसके बाद है वर्मा तथा थाईलैंड, जो कि लकड़ी के निर्यातक, और ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, बेल्जियम बेल्जियम और फ्रांस, जर्मनी मुख्य ये आयातक देश हैं। वनों से जो प्राप्त जो मुख्य वस्तुएं जो कागज़, लुगदी, गोंद, लाख, राल, फल, तेल, रबड़, ये सभी है। मुलायम लकड़ी लकड़ी जो है वो वनों से कागज़ की लुगदी के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जापान विख्यात है, मतलब प्रमुख है और मशहूर है। उष्णकटिबंधीय वनों से सवाई या लाख भी प्राप्त होती हैं। मुख्य उत्पादक भारत, मलेशिया और अफ्रीका है।
कुछ वृक्षों से तो तेल भी निकाला जाता है, जंगली पशु भी कई उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये वन संसाधन है, यानी कि वन से संसाधन का मतलब हमने बताया कि मतलब जो मनुष्य के काम आ जाए, वो संसाधन है, कोई भी वस्तु हो। तो ये वन से संसाधन है, इनकी वन से क्या-क्या हम मनुष्य उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं अपने कार्यों में उसको लगा रहे हैं, तो वो वन संसाधन हो गया। मतलब वन से ये मनुष्य के लिए ये संसाधन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारा जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा इस तरह के वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।